गुड मॉर्निंग 10th क्लास। देखिए, आज हम आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो हमारी जो भूगोल की पुस्तिका है, ठीक है, ये जो आपकी कक्षा 10th के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक, ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, संसाधन एवं विकास है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो आज हम पढ़ेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे कि संसाधन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, फिर उसका विकास कैसे हुआ है, उसके जो टाइप्स हैं अलग अलग, उनके बारे में हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे। और जो आज हमारा टॉपिक होगा वो संसाधनों का वर्गीकरण ही है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे वर्गीकृत किया गया है, ये आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और संसाधन क्या होते हैं ये सब कुछ भी आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया है कि संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, जो भी वस्तु हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है, यूज़ की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी एक टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। ठीक है, संसाधन का पता चल गया बेटा क्या होता है। देखिए, जो भी आपकी सराउंडिंग्स में चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है, जिनका आप प्रयोग करने लग रहे हैं, जिनको बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, ठीक है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, जिसे आप आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से परचेज कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और सांस्कृतिक रूप से भी जो मान्य है, उसे संसाधन कहा जाता है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, हमें प्रकृति ने प्रदत्त किए हैं, प्रकृति द्वारा हमें उनकी प्राप्ति हुई है। और कुछ लोग जो हैं वह इनको गिफ्ट समझते हैं जो प्रकृति ने उन्हें दिए हैं, बट ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण देख लेते हैं बेटा, किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। इनका जो वर्गीकरण है बेटा वो 4 तरीके से किया गया है। पहला कौन सा, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, जैसे कि जो जैव है और जो अजैव है। दूसरा, समाप्यता के आधार पर कि नवीकरण है, अनवीकरण है, दोबारा से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, मतलब व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, फिर यहाँ पर फोर्थ क्या हम देखेंगे, विकास के स्तर के आधार पर, संभावी, विकसित भंडार या संचित कोष। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम एक डायग्राम देख लेते हैं, चार्ट बना रखा है। चार्ट से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। देखिए, संसाधन को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, एक प्राकृतिक, एक मानवीय। प्राकृतिक जो संसाधन है वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, और मानवीय से क्लियर है जो मनुष्य द्वारा जिनका निर्माण किया गया है। तो देखिए, प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सतत और जैव को 2 पार्ट में, प्राकृतिक, वनस्पति, वन वगैरह जो पेड़ पौधे हैं, और वन्य जीव। अनवीकरणीय में पुनः चक्रीय, जिन्हें दोबारा प्राप्त किया, और अचक्रीय। ठीक है, ये इस तरीके से आपको वर्गीकरण दिया गया है। अब इंडिविजुअल हम एक एक के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन क्लियर करवाया है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये क्लियर करवाया है कि संसाधन किसे कहते हैं। आपकी नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ होना चाहिए और आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से मैंने आपको करवाया है। क्या करवाया है, संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो ये
4 प्रकार से किया गया है। ये चारों पॉइंट्स क्वेश्चन क्या लिखेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है या किया गया है, ठीक है। तो वो ये 4 टाइप्स आप यहाँ से लिखेंगे। फिर उसके बाद इंडिविजुअल देखते हैं। पहले हम एक्सप्लेन करेंगे उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। इन संसाधनों की जो प्राप्ति है वह जीवमंडल से होती है और इन्हें जीवन व्याप्त जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात। देखिए इन संसाधनों की प्राप्ति कैसे होती है, जीवमंडल से होती हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, मत्स्य जीवन है, पशुधन है, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। अजैव कौन से होते हैं, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव कहलाते हैं। जैसे कि चट्टानें हैं बेटा, धातुएं हैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से ये हो गई, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट भी आप नोटबुक में लिखेंगे। आपसे पूछा जाए देखिए मैं इंटरनल क्वेश्चंस आपको साथ के साथ इसलिए करवा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे डेली और उसमें आप इंटरनल क्वेश्चन साथ के साथ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई आपको एक्स्ट्रा हेल्प बुक लेने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप नोटबुक में ये साथ के साथ लिखेंगे और साथ के साथ लर्न करेंगे तो थोड़ा सा होमवर्क होगा और उसी में आपका सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जैव और अजैव संसाधन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जो सजीव हैं, जो जीवमंडल में है, ठीक है, उनको क्या हमने क्या कहा है, जैव कहा है। जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें हमने अजैव कहा है, जैसे कि चट्टानें और धातुएं हैं। अब देख लेते हैं समाप्यता के आधार पर नवीकरण, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आगे भी फ्यूचर में भी जब आप आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स जो हैं बेटा वो आते रहेंगे कि नवीकरण योग्य संसाधन कौन से हैं, अनवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो देखिए नवीकरण कौन से होते हैं, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य और पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। देखिए ऐसे संसाधन, ठीक है, जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। दैट मीन्स एक बार ख़त्म होने के बाद जिसे दोबारा से जिसकी प्राप्ति की जा सकती है किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। सिर्फ संक्षिप्त में इतना याद रखना बेटा कि नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से होते हैं, जिन संसाधनों को दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है उन्हें हम नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा की बात करें, क्या कभी सनलाइट फिनिश हो सकती है, पवन ऊर्जा कभी फिनिश हो सकती है, ठीक है। तो इन संसाधनों को हम दोबारा से इनकी प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए इन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है, ठीक है। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित भी किया गया है। फिर उसके बाद अनवीकरणीय देखते हैं, ये नवीकरणीय से बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। इनकी हम पुनः प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन संसाधनों का विकास जो है वे एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है। देखिए बेटा जैसे हम यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ, खनिज हैं हमारे, जीवाश्म ईंधन है, वो इस प्रकार के टाइप हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक जीवाश्म ईंधन की बात करूं, फॉसिल फ्यूल की बात करूं, तो फॉसिल फ्यूल बेटा ऐसे जैसे कि कोयला की बात करते हो, ठीक है। कोयले का जो निर्माण है आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा पहले। कोयले का निर्माण जो है वह लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है, ठीक है। और पृथ्वी की जो भूगर्भिक जो भी रिएक्शंस हुई हैं, अभिक्रियाएं जो हुई हैं भूमि के गर्भ में, पृथ्वी की जो ऊपर वाली सतह है उससे नीचे वाली सतह में भी जो भी रिएक्शंस हुई हैं, पेड़ों के गलने, सड़ने, दबने, ठीक है, जीवों के मरने, मतलब जो भी उसकी भूगर्भिक जो अंदर अभिक्रियाएं हुई हैं उनकी वजह से कोयले का निर्माण हुआ है, लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताइए, कोयला यदि एक बार समाप्त हो गया तो क्या उसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसको प्राप्त करने में एक बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय योग्य संसाधन हम उसे कहेंगे, ठीक है।
क्लियर हो गया ये यहाँ से। अब आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय में देखिए, एक मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ठीक है, दूसरा मैंने उसके एग्जाम्पल बता दिए। तो आपसे डिफरेंसेस भी पूछा जाए कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधनों में अंतर स्पष्ट करें, तो आप यहाँ से अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। और अलग अलग यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप परिभाषा भी यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड टाइप देख लेते हैं। थर्ड टाइप क्या है हमारी, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, ठीक है। व्यक्तिगत क्या होते हैं, जो हमारी निजी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जैसे कि संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। जो सरकार ने ज़मीन दी है और जिसके बदले में कोई भी किसान एक जो कर चुकाने लग रहा है सरकार को, ठीक है। गाँव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से भूमिहीन भी होते हैं। अक्सर आपने यह स्थिति गाँव में देखी होंगी कि कुछ किसानों के पास भूमि होती है और कुछ लोगों के पास भूमिहीन होते हैं। भूमिहीन का मतलब भूमि नहीं है उनके पास। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। शहरों की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो लोग भूमि के टुकड़े, भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चरागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे कि बाग हैं, चरागाह हैं, तालाब है, कुएं का जल, ये सभी क्या है, निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार करें। अब जो आपके परिवार के पास जो उनकी खुद की संपत्ति है उसे क्या कहा गया है, व्यक्तिगत संसाधन किया गया है। जैसे आपके खेत हैं, आपका घर है, जो भी आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसे क्या बोला गया है, यहाँ पर व्यक्तिगत संसाधन बोला गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर कि उसका मालिक कौन है, उसका स्वामी कौन है, इसके आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया है। अब यहाँ से इसका दूसरा टाइप क्या है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। देखिए बेटा, जैसे आप अपने गांव में रहते हैं तो आपके गांव में एक खेल का मैदान है, ठीक है। पिकनिक का कोई, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस होता है, किसी पार्क में आप घूम रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं। जो एक राष्ट्र की संपत्ति होती है वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है, और जो एक पूरे विश्व की जो संपत्ति है उसे क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय कहा गया है। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन क्या है। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं, ठीक है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी है, अभी मैंने आपको निजी संसाधन करवाए थे ना, तो आप उसे व्यक्तिगत संसाधन भी बोल सकते हैं। जब भी कभी भी मतलब गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि इससे मनुष्य की भलाई हो सकती है तो वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी अपने अंडर कर सकती है, अधिकृत कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं, और शहरी विकास प्राधिकरणों को भी सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन हैं, वन है, वन्य जीवन है, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, 12 समुद्री मील तक महासागरीय अक्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं, ठीक है। देखिए, 12 समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 19.2 किलोमीटर। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी है, ठीक है। जो भारत की जो सीमा है जल के अंदर यदि हम देखें तो जल के अंदर समुंदर में कहाँ तक है, समुंदर का एरिया भी बेटा डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे आपके नीचे वाले स्टेट है ना, केरल है, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है, ये आपके तटीय क्षेत्र हैं जो समुंदर को छूते हैं। तो इस समुंदर में 19.2 किलोमीटर तक भारत की जलीय सीमा है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना। अब देखेंगे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। देखिए,
तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर के क्षेत्र की बात करूं तो उस एरिया पे किसी का भी अधिकार नहीं होता है और इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। इनका जो यूज़ है वह कैसे किया जाता है? इनका यूज़ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक वो एग्री नहीं होती हैं तब तक इस जगह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए विकास किस स्तर के आधार पर। ठीक है, विकास किस स्तर के आधार पर हम देख लेते हैं। संभावी संसाधन, यह वह संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। संभावी देखिए नाम से क्लियर है कि जिसकी आगे संभावना है। ठीक है, देखिए ऐसे संसाधन जो किसी एक क्षेत्र में विद्यमान हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है, और भविष्य में उनका उपयोग किया जा सकता है, उन्हें संभावी संसाधन कहा जाता है। ठीक है, संभावी संसाधनों की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप भारत का एग्जाम्पल लीजिए। भारत के कौन से स्टेट? गुजरात, राजस्थान। ठीक है, और ऐसे क्षेत्र यहाँ पर जो पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका अभी तक ठीक ढंग से विकास नहीं हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल हैं। देखिए पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इसकी वजह से मनुष्य की पहुंच से वो बाहर हैं, इसलिए उन्हें भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी का हमें ज्ञान नहीं है। जैसे आपको पता है कि जल के भंडार बहुत ज़्यादा हैं और हमें पता भी है कि ये जो जल है, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों ही सक्रिय हैं और एक्टिव हैं काफ़ी, तो ये ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं। बट एट प्रेजेंट हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, जिससे हम इनका ऊर्जा के स्रोत में प्रयोग कर सकें। अब बात करते हैं संचित कोश। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका प्रयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है संचित कोश, और परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है और इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोश हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं आपके टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस चेक कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें यदि कोई टेक्सचुअल्स क्वेश्चन इंक्लूड है तो वो भी आपको करना है। ठीक है, टेक्सचुअल्स देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपके टेक्सचुअल्स में दिया गया है। ठीक है, आपके टेक्सचुअल्स में ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में पहले लिख लो, बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ उसी तरीके से राइट डाउन कर लो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, और कहाँ से राइट डाउन करेंगे आप? ये यहाँ से राइट डाउन करेंगे। ठीक है, जैव और अजैव संसाधन। ठीक है, इनके उदाहरण भी आप दे देंगे। दूसरा,
नवीकरणीय और अनवीकरणीय, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर ओनरशिप के आधार पर जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक। फिर राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्या होते हैं, और विकास के स्तर पर संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, देखिए ये करवाया है मैंने आपको, विकसित, भंडार और संचित कोष, ठीक है। क्वेश्चंस आप सारे डेली के डेली करेंगे। वर्गीकरण कितने टाइप से किया गया है, 4 टाइप से किया गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये हो गया कि संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो 4 टाइप्स आप लिखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, संसाधन किसे कहते हैं, तो संसाधन किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे आपको अच्छे से लर्न भी होने चाहिए और आपकी नोटबुक में भी ये राइट होने चाहिए। क्लियर टू यू।